दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का फैक्ट्स बिहाइंड न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत आज के इस युग में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के ऊपर एकदम फिट बैठती है। दोस्तों, आप महाराष्ट्र के घटनाक्रम से तो परिचित होंगे ही। पिछले कई दिनों से, क्या मान लीजिए हफ्ते भर से ज़्यादा टाइम हो गया जब से ये घटनाक्रम चल रहा है। दोस्तों, ये घटनाक्रम एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई के रूप में सामने आया शिवसेना पार्टी के अंदर ही, जिसमें एक गुट बना एकनाथ शिंदे का, दूसरा गुट बना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पक्ष में समर्थकों का। 55 विधायकों में से 39 विधायक बागी हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही थी, वो अल्पमत में आ गई। दोस्तों, इसके पीछे पटकथा यह है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक 100-100 करोड़ में बिके। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें एकनाथ शिंदे ने अपने अपमान का बदला लिया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बराबर में एकनाथ शिंदे थाने जिले के स्थानीय नेता के रूप में जाने जाते थे शिवसेना में, और एकनाथ शिंदे के बराबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो उनके हमेशा से धुर प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनको खड़ा किया जा रहा था। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी मंत्री थे इस उद्धव सरकार में। तो उद्धव सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की ज़्यादा पकड़ है। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है और मेरे बराबर में मेरे प्रतिद्वंदी को खड़ा किया जा रहा है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने, कई विश्लेषकों का यह मानना है कि इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने ऐसा कदम उठाया। दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए गए, जिसके लिए उनको लगभग 1 घंटे घर के बाहर इंतज़ार कराया गया। इससे भी एकनाथ शिंदे खिन्न थे। दोस्तों, ये सब अपना अपना विश्लेषण हो सकता है। अपनी पार्टी शिवसेना पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद तो था ही। इस मतभेद की शुरुआत आज से 2.5 साल पहले, जब महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से, तो शिवसेना के अंदर ही बहुत सारे लोग इस बात का अंदर खाने विरोध कर रहे थे कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, न कि हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसी की भी ना सुनी और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अपना गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बात को नज़रअंदाज किया और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाई और वो मुख्यमंत्री की पद की उन्होंने शपथ ली। दोस्तों, यह सरकार बनने से पहले उद्धव ठाकरे ने यह भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा पार्टी के अध्यक्ष ने उनसे वादा किया था कि 2.5 साल, लगभग 2 साल 6 महीने का एक कार्यक्रम बना था, जिसमें दोनों दलों के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे बारी बारी से। लेकिन भाजपा ने इसको एक सिरे से नकार दिया और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। कहीं न कहीं भाजपा को यह टीस थी। और राजनीति में एक कहावत ये भी कही जाती है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है। राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी समीकरण बन सकता है। यही हुआ। एकनाथ शिंदे जो अभी भी कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, और उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि हम शिवसेना पार्टी हमारी है और हम
हमारे साथ जो भी विधायक हैं वो मूल रूप से शिवसेना के हैं। इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। डिप्टी स्पीकर जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया एकनाथ शिंदे ग्रुप ने, क्योंकि उन्होंने 16 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक ये रोक लगा दी कि डिप्टी स्पीकर महोदय कोई फैसला नहीं करेंगे अयोग्यता के सवाल पर। अब दोस्तों इसमें प्रश्न ये है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में कोई स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर के सहारे ही काम चल रहा था, तो अभी सवाल ये उठ रहा था कि जब फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत विश्वास सिद्ध करना होगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा विधानसभा की। लेकिन कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट हुई इस पूरे घटनाक्रम में। उद्धव ठाकरे जी ने फेसबुक पे लाइव आकर अपने कामों को गिनाया और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, भावनात्मक भी हो गए, और अंत में उन्होंने फेसबुक लाइक पे ही अपना इस्तीफा सौंप दिया, अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो इससे बहुमत जो कल आज फ्लोर टेस्ट होना था, जो 30 जून को फ्लोर टेस्ट होना था, उसमें उसकी संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी कैबिनेट भंग हो गई, पूरी सरकार भंग हो गई। अब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने के लिए अपनी संख्या बल को उनको बताएंगे और वो सरकार का गठन करेंगे। कहा जा रहा है कि 1 जून को मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भी उन्हीं का हाथ लोग आशंका के रूप में जाहिर कर रहे हैं। और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं की पार्टी को होना था, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना था। 2.5 साल से, पिछले 2 साल 6 महीने से सत्ता से दूर रहे हैं, और सत्ता से दूर रहना, पावर से दूर रहना अपने आप में एक बहुत ही असहनीय चीज़ होती है, जो भारतीय लोकतंत्र में गाहे बगाहे हमेशा देखने को मिलती है। दोस्तों, राजनीति असीम संभावनाओं का द्वार है। इसमें एकनाथ शिंदे के गुट ने सूरत से गुवाहाटी गए, सूरत से गुवाहाटी तक की यात्रा की। सूरत से गुवाहाटी में जाकर रुके हुए थे। अब 29 जून की शाम को गुवाहाटी से गोवा में आकर रुके हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर ही अंदर सारी सरकार कैसे बनेगी, कौन कौन मंत्री होंगे, कौन डिप्टी सीएम होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। दोस्तों, इसी सब घटना परिघटना को रोकने के लिए भारत के संविधान में दल बदल कानून लाया गया था। जिसमें ये था कि बार बार विधायक सांसद अपना पाला न बदलें और बार बार सरकार को अस्थिर न करें, इसलिए दल बदल कानून लाया गया था। लेकिन संविधान में जो भी कानून बने हैं, तो तमाम वकील, तमाम नेता, तमाम कानून के जानकार उसमें लूप होल्स को निकाल लेते हैं और उसको अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान लचीला है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें जब तक कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं होती है, तब तक अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित करने का, अपने अपने हिसाब से उसको अपनी सुविधा के अनुसार उसको परिभाषित करने का लोग अवसर उठाते हैं, अवसर का लाभ उठाते हैं। दोस्तों, ये सरकार गिराने और सरकार बनाने की परिघटनाएं ये भारत में कोई नई घटनाएं नहीं हैं। 70 के दशक के बाद से जब से क्षेत्रीय दल उभरे हुए हैं, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के अलावा और पार्टियां जब से उभरी, तब से ये सरकार गिराने और सरकार बनाने का काम बहुत तेज़ी से बीच में चला। 2000 के बाद कुछ स्थिरता आई थी, लेकिन गाहे बगाहे अब भी ये घटनाएं हो रही हैं। केंद्र की सरकार चाहे जो भी हो, चाहे जनसंघ की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जब ये सत्ता में रहे, इनको जहां भी अपने जिस भी राज्य में अपने लिए अवसर दिखा, इन्होंने पूरा उसका लाभ उठाया। पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करके पार्टी को पूरी की पूरी पार्टी को अपने में मिला के, जैसे भी किन प्रकार जिस तरीके से इन लोगों को मौका मिला, इन्होंने ये सारे काम किए और अपनी अपनी सरकारें बनाई। इसमें सभी लोग एक जैसे हैं कि कोई कम कोई ज़्यादा, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये नहीं किया है।
दोस्तों, इन सब घटना के पीछे लोकतंत्र का एक ये रूप भी हमारे आपके सामने आता है, सामान्य जनमानस के सामने आता है, जिसको हम लोग देखते हैं तो कभी कभी चिंता ये होती है, कभी कभी ये इस बात पे विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इस तोड़ फोड़ के पीछे, इस पार्टी में बगावत के पीछे, सरकार को गिराने के पीछे क्या जनता ने जिस लिए आपको चुना था, क्या जनता लोकतंत्र में जिस लिए एक पार्टी को, एक सरकार को चुनती है, क्या वो सरोकार हम पूरा कर पा रहे हैं? क्या जनता के हितों की अनदेखी नहीं हो रही है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से? क्या जनता के कार्य किए जा रहे हैं? दोस्तों, कुछ इस जनता के कार्य निश्चित रूप से इन घटनाओं परिघटनाओं में प्रभावित होते ही हैं। राजनीति है, राजनीति को, मेरा तो ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि राजनीति को जनता के सरोकार से हटकर नहीं चलना चाहिए, और जब तक आवश्यक ना हो तो ऐसी घटनाएं लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। हालांकि संविधान ये मौका देता है कि जिसके पास विधानसभा या लोकसभा में बहुमत होगा, संसद में बहुमत होगा, विधानसभा में बहुमत होगा, सरकार वही चलाएगा। लेकिन इस पे इतिहास, भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद से घटनाएं होती रही हैं और आज भी होती रही। 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, तब भी ये घटनाएं हो रही हैं। अब आगे पता नहीं कहाँ जाकर ये रुकेंगी, लेकिन राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। राजनेताओं को अपने आप को जनता के सरोकार से जोड़ना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है कि लोग जनता के हितों को ध्यान देंगे, जो भी सरकार बनेगी जनता के हितों का ध्यान देगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में। फैक्ट बिहाइंड न्यूज़ बाय आशीष के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।